नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। इस वीडियो में हम पार्ट 9 डिस्कस करेंगे हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जनरल स्टडीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैराथन टेस्ट सीरीज का। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये स्पेशली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट्स के लिए बनाई गई है। इसमें हम जो है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, एज वेल एज जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के उनको भी हम डिस्कस करते हैं। और देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जहां पर भी जीएस से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं, चाहे बैंकिंग है चाहे स्टेट लेवल कोई भी एग्जामिनेशन है, वहां पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स इज आर एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो निम्न में से कौन सी रियासत जो है व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा अपने अधीन जो उनका जो है कब्जा कर लिया गया था, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर कौन सी स्टेट्स ऐसी थी जिनको ब्रिटिशर्स के द्वारा अपने साम्राज्य में जो है मिला दिया गया था, ब्रिटिश इंडिया में मिला दिया गया था। तो देखिए इसमें आपके दिया सतारा, जूनागढ़ और मैसूर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ देखिए सतारा ही एक ऐसी जो है स्टेट थी जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है अपने अंदर जो एनेक्स कर दिया गया था, अपने मिला लिया गया था। तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी के टेन्योर में जो है इनके द्वारा अपनाई गई ये नीति थी। तो देखिए इसमें क्या होता था कि अगर मान लीजिए कोई भी राजा जो है अपने जो है लीगल हेयर के बिना जो है अपनी बिना किसी संतान के जो है अगर मर जाता था, तो उनका जो गोद लिया हुआ जो बच्चा है उसको जो है साम्राज्य नहीं दिया जाता, तो उसको गवर्नमेंट जो या राजा की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं दी जाती थी। तो इसी के तहत जो है सतारा 1848 में, झांसी और नागपुर 1854 में, और अदर कुछ एक स्मॉल स्टेट थी जिसमें जेतपुर बुंदेलखंड, संबलपुर उड़ीसा और भागत मध्य प्रदेश, ये जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा अपने अधीन जो है मिला दिए गए थे। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप ये जो है आर्टिकल इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए सिंपल टर्म्स में अगर इस डॉक्ट्रिन की बात करें तो जो अडॉप्टेड सन है इसमें ये बोला गया था कि जो गोद लिया हुआ जो बच्चा है, जो लड़का है राजा का, वो जो है सिर्फ और सिर्फ जो है बारसान रहेगा अपने जो पिता हैं, जो उनके राजा हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी की, जो निजी उनकी संपत्ति है। और जो सरकारी जो संपत्ति है जिसमें उनका राजपाट आ जाता है, राज्य आ जाता है, उसका वो जो है उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो संपत्ति है, वो ब्रिटिशर्स में मिला दी जाएगी। लेकिन आपने ये भी ध्यान रखना कि लॉर्ड डलहौजी जो है इसके ऑरिजिनेटर नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि रंजीत सिंह के द्वारा भी जो है कुछ एक जो फ्यूडिटरीज थी, प्रिंसिपैलिटीज थी, उनको लैप्स के हिसाब से अपने अंदर जो है मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुपर इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आप रख सकते हैं इसको। इसमें आपसे पूछा गया लोथियन कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। तो ये जो लोथियन जो समिति थी निम्न में से किस सुधार से संबंधित थी। तो देखिए आपके ऑप्शन है ए सेपरेट इलेक्टोरेट, बी रूरल डेवलपमेंट, सी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन या सिविल सर्विसेज रिफॉर्म। तो ए ऑप्शन है अलग निर्वाचन क्षेत्र, बी वन इज ग्रामीण विकास, सी वन इज वित्तीय विकेंद्रीकरण या डी इज सिविल सेवा सुधार। तो आप पहले स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है फ्रेंचाइज कमेटी थी। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सेपरेट इलेक्टोरेट से रिलेटेड ये जो कमेटी है ये संबंधित थी। तो देखिए कम्युनल जो अवार्ड्स थे ये बेस्ड थे ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी। तो आप देखना ये इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी थी, ऑल्सो कॉल्ड द लोथियन कमेटी। और देखिए ये जो लोथियन कमेटी है इसको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो है सेटअप जो है किया गया था। और देखिए इस कमेटी का पर्पज ये था कि इनके द्वारा जो है सजेस्ट कराए जाने थे मेजर्स जो कि इलेक्टोरल रोड मैप बनने थे इंडिया के, और इंडिया में किस तरह का संवैधानिक जो है फ्यूचर रहेगा इलेक्टोरेट्स का, उसने उससे रिलेटेड इसने जो है रिपोर्ट करनी थी। तो इस कमेटी ने देखिए ये जो है अपनी सजेस्ट की थी कि जो क्वालिफाइड जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनको बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ इसने ये भी बोला था कि हम स्पेशल प्रोविजन जो है ला सकते हैं ताकि ग्रंटीज रिप्रेजेंटेशन जो है वुमेन को और डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ इंडिया को जो है दी जा सके। और ये जो रिपोर्ट थी ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली ब्रिटिश इंडिया से ही रिलेटेड इसने जो है रिपोर्ट करी थी। ये भी आपने ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ इसने ब्रिटिश इंडिया को ही कवर किया था। जो जो प्रिंसली जो स्टेट्स थे, जो वेरियस जो प्रिंसली जो स्टेट थे, राजा रजवाड़े थे उस दौरान, इनको इनके जो राजा थे या जो प्रिंसेस थे उनको इसमें आजाद रखा गया था कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि किस तरह का मेथड आपने इलेक्शन का जो अपनाना है और किस तरह से आपने रिप्रेजेंटेटिव जो है फेडरल या जो सेंट्रल जो इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर आपने किस तरह से भेजने हैं। तो जो कम्युनल जो अवार्ड जो 1932 में जो अनाउंस हुए थे बाई रामसे मैकडोनाल्ड, ये बेस्ड थे ऑन द फाइंडिंग ऑफ द इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी, दैट इज योर लोथियन कमेटी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है आपकी लोथियन कमेटी, जरूर आप मेमोराइज इसको कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मीडियम कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं इसके लेवल के हिसाब से।
तो इसमें आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज आर इशूड अंडर दिल्ली मैनिफेस्टो। तो निम्न में से कौन सी शर्तें दिल्ली घोषणा पत्र के तहत जारी की गई हैं। तो देखिए दिल्ली मैनिफेस्टो का आपने ध्यान में रखना, दिल्ली मैनिफेस्टो जो है 2 नवंबर 1929 को जो हमारे जो प्रोमिनेंट जो फेमस जो नेशनल लीडर्स थे इनके द्वारा जो है इसको रिलीज किया गया था। और इसके द्वारा देखिए कुछ सर्टेन कंडीशंस जो है रखी गई थी ब्रिटिशर्स के सामने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। तो देखिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आपकी जो है हुई हैं लंदन में। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखिए आप इसका टाइमिंग जरूर याद रखना, 12 नवंबर से 19 जनवरी, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो आपकी लंदन में हुई थी। तो इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए इसने सर्टेन कंडीशन जो रखी थी। तो पहली कंडीशन यही थी कि जो पर्पस है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ये नहीं होना चाहिए कि डोमिनेंट स्टेटस कब दिया जाएगा, बट संविधान बनाने के ऊपर चर्चा होनी चाहिए जिसमें एक ऐसा संविधान बनाया जाए जिसके तहत जो है भारत को डोमिनेंट स्टेटस दिया जाए। तो पहली जो स्टेटमेंट है कि पर्पस जो रहेगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का शुड बी टू डिटरमिन वेदर और व्हेन डोमिनेंट स्टेटस वाज टू बी रीच्ड, ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इन्होंने ये डिमांड की थी कि ये पर्पस नहीं होना चाहिए बल्कि इसके अलावा एक संविधान बना देना चाहिए जिसके तहत उसमें प्रोविजन होने चाहिए भारत को डोमिनेंट स्टेटस देने के। तो देखिए जब आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है तो हमारे पास जो है सी और डी में से ही एक ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो देखिए गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य ये निर्धारित करना नहीं होना चाहिए कि डोमिनेंट स्थिति कब तक पहुंचाई जाए, अथवा एक संविधान जो है बना लेना चाहिए और इसको एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरह जो वर्क करना चाहिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, और उसमें एक संविधान बना के भारत को डोमिनेंट स्टेटस में उसमें जो है निर्धारित किया जाना चाहिए। दूसरी इसमें देखिए कांग्रेस शुड हैव मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन एट द कॉन्फ्रेंस, तो सम्मेलन में कांग्रेस का बहुमत प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इन्होंने ये बोला था कि कांग्रेस की जो मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो देखिए जब हमें पता लगे कि 2 ठीक है लेकिन 1 ठीक नहीं है, तुम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली हमारा आंसर जो है सी आ गया, इसको एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। और तीसरी है कि जनरल एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर, यानी कि जो राजनीतिक जो कैदी हैं उनके लिए एक सामान्य माफी जो है होनी चाहिए। तो ये आप दिल्ली मैनिफेस्टो के बारे में देख सकते हैं। 2 नवंबर 1929 को एक जो है कॉन्फ्रेंस हुई आपकी प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स की और इनके द्वारा जो इशूड किया गया दिल्ली मैनिफेस्टो, जिसके द्वारा पुट फॉरवर्ड की गई थी सर्टेन कंडीशंस फॉर अटेंडिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इसमें ये बोला गया था कि जो पर्पस जो है आरटीसी का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का should be not to determine whether or when dominant status was to be reached, but to formulate a constitution for the implementation of the dominant status, thus acting as a constituent assembly, and the basic principle of dominant status will be immediately accepted। और दूसरा इसमें भी बोला गया था कि जो कांग्रेस है इनका बहुमत होना चाहिए, बहुमत इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जनरल एमनेस्टी होनी चाहिए पॉलिटिकल प्रिजनर्स की, एंड पॉलिसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपनानी चाहिए। और गांधी जी और मोतीलाल नेहरू और अदर कुछ एक पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो नेता थे, इन्हें ये जो है उस दौरान लॉर्ड इरविन से मिले दिसंबर 1929 में। और इनके द्वारा देखिए वायसराय इरविन को ये बोला गया कि आप हमें एश्योरेंस दीजिए, विश्वास दीजिए कि जो पर्पस जो रहेगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का उसमें ये होना चाहिए कि एक ड्राफ्ट करनी चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम फॉर डोमिनेंट स्टेटस। लेकिन इरविन के द्वारा ये बोल दिया गया था कि दैट वाज नॉट द पर्पस ऑफ कॉन्फ्रेंस। वायसराय इरविन के द्वारा रिजेक्टेड कर दी थी डिमांड्स पुट फॉर बाय दिल्ली मैनिफेस्टो, यानी कि दिल्ली मैनिफेस्टो में जो डिमांड्स जो रखी गई थी वो लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है रिजेक्ट कर दी गई थी। और देखिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी आपने ध्यान में रखना, गोलमेज सम्मेलन इनको बोला जाता है हिंदी में। तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक जो है दूसरी हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और महात्मा गांधी जी के द्वारा देखिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की गई थी, फर्स्ट और थर्ड महात्मा गांधी जी के द्वारा अटेंड नहीं की गई थी। और तीसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को हुई थी। और इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखना बी आर अम्बेडकर द्वारा जो तीनों के दिनों जो गोलमेज सम्मेलन है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। इसमें आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल्स इज आर पुट फॉरवर्ड बाय क्रिप्स मिशन। तो निम्न में से कौन सा प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा आगे बढ़ाया गया था। तो देखिए क्रिप्स मिशन जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा लीड किया गया एक मिशन था जो कि मार्च 1942 को भारत में भेजा गया था। अब मार्च 1942 में ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में इसको क्यों भेजा गया था, क्योंकि 1939 में आपका जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जो है शुरू हो गया था, तो भारतीयों की दूसरे विश्व युद्ध में सपोर्ट लेने के लिए इस मिशन को जो है भेजा गया था। तो देखिए इससे रिलेटेड आपको जो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, एन इंडियन यूनियन बी द डोमिनेंट स्टेटस वुड बी सेटअप। तो एक डोमिनियन स्थिति के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी।
तो देखिए मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ तब तक ब्रिटिशर्स ने सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट स्टेटस ही देने की बात की थी। तो पहली जो स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगी कि एक इंडियन यूनियन सेटअप की जाएगी जिसमें डोमिनेंट स्टेटस सेटअप किया जाएगा। तो जहां पर 1 नहीं है सी ऑप्शन को हम निकाल सकते हैं क्योंकि आपने करेक्ट इसमें आंसर बताना है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी कन्वेन्ड टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा जो है बुलाई जाएगी। बिल्कुल दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें संविधान सभा बनाने की जो बात कही गई थी। तो जहां पर 2 नहीं है उसको भी हम निकाल सकते हैं। वो हमारा देखिए बी या डी में से हमारा आंसर होगा। अब आप तो कब लगाएंगे तो 50-50 प्रोबेबिलिटी अब बन जाती है। तीसरी चीज बोली गई इसमें कि डिफेंस ऑफ इंडिया वुड बी इन दी हैंड्स ऑफ इंडिया। तो भारत की जो रक्षा है भारत के हाथ में। अब देखिए आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है कि जब डोमिनेंट स्टेटस जब देने की कभी बात होती है तो उसमें क्या होता है कि जो फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है या फाइनेंस है, जो मेन जो चीजें हैं वो जो आपकी जो गवर्नमेंट है वो अपने पास रखती है। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपके डिफेंस, फॉरेन और फाइनेंस अपने पास रखना था, कंट्रोल एक हमारी कंट्री के ऊपर रखना था। तो डिफेंस जो है भारत के हाथों में नहीं होगा। डिफेंस किसके हाथों में होगा? ब्रिटिशर्स के हाथों में होगा। तो तीसरी जो स्टेटमेंट हमारी इसमें ये जो है गलत हो जाएगी। तो तीसरी जब गलत हो जाएगी तो डी ऑप्शन हमारा इमिनेट हो जाएगा और राइट आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। तो ये आप अपनी स्क्रीन के सामने जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रिप्स मिशन के बारे में मार्च 1942 में एक मिशन जो है जिसको स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा जो है हेडेड किया गया था, इसको जो भारत भेजा गया, जिसमें कुछ एक संवैधानिक प्रपोजल थे ताकि भारतीयों की जो सपोर्ट है वो युद्ध के लिए ली जा सके। और स्टैफोर्ड क्रिप्स के बारे में थोड़ा जान लो। ये एक लेफ्ट विंग लिबर्टी थे, लीडर ऑफ हाउस ऑफ द कॉमन्स थे और मेंबर थे ये ब्रिटिश बार कैबिनेट के, हु हैड एक्टिवली सपोर्टेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय जो मूवमेंट है इसको भी सपोर्ट किया गया था। तो मेन जो प्रपोजल है मिशन के वो ये है कि एन इंडियन यूनियन विद द डोमिनेंट स्टेटस वुड बी सेटअप। और ये जो रहेगी ये डिसाइड रहेगी टू फ्री इट्स रिलेशन विद कॉमनवेल्थ एंड फ्री टू पार्टिसिपेट इन यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज। और युद्ध के खत्म होने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक संविधान सभा सेटअप की जाएगी ताकि एक नया संविधान जो भारत के लिए बनाया जा सके। और मेंबर जो रहेंगे इस असेंबली के ये जो है कुछ एक जो पार्शियली इलेक्टेड होंगे बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और पार्शियली कुछ एक नॉमिनेटेड रहेंगे बाय द प्रिंसेस। तो जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है इनके द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा न्यू कंडीशन सब्जेक्ट टू 2 कंडीशन। तो नए संविधान को ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इसमें भी इन्होंने 2 कंडीशन रख दी। पहली ये है कि कोई भी ऐसा प्रोविंस, कोई भी ऐसा प्रांत है, राज्य जो इच्छा नहीं रखता है इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने की, उसका एक अलग से संविधान बनाया जाएगा और उसकी एक अलग से उसको राष्ट्र कानून निर्माण किया जाएगा। और नया जो संविधान जो मेकिंग बॉडी है और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एक नई उसकी जो संविधान मेकिंग जो बॉडी रहेगी और जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है ये नेगोशिएट करेगी ट्रीटी टू इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड टू सेफगार्ड द रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। इन द मीन टाइम क्या बात है कि जो डिफेंस ऑफ इंडिया है ये सिर्फ और सिर्फ जो है ब्रिटिशर्स के ही हैंड में रहेगा और गवर्नर जनरल पावर वुड रिमेन इंटैक्ट। जो गवर्नर जनरल की पावर है वो वैसी की वैसी रहेंगी, उनके साथ कोई भी छिड़कानी नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया द रामपा रिवोल्ट इज अ फेमस ट्राइबल रिवोल्ट टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो रामपा जो विद्रोह है एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह है जो कि निम्न में से किस राज्य में हुआ था। तो आपके ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी केरला, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। रामपा जो रिवोल्ट है ये 1916 1922 से 24 तक जो है आपके रामपा जो रीजन है आंध्र प्रदेश का यहाँ पर हुआ था। और इसके मेन जो लीडर हैं आपके, ये लीडर आपने जरूर याद रखना है ना, अल्लूरी सीतारामा राजू, अल्लूरी सीतारामा राजू। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा डी। आंध्र प्रदेश में रामपा रिवोल्ट हुआ था। तो रामपा रिवोल्ट का आप देखना, इसको लीड किया गया था अल्लूरी सीतारामा राजू के द्वारा। कोयाज ये ट्राइब के थे, तो कोया जनजाति से संबंधित है। रामपा रीजन इन आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये अगेंस्ट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस ये हुआ था, ब्रिटिश के द्वारा जो इंटरफेरेंस की जा रही थी ट्राइबल्स एरियाज में, उसके अगेंस्ट हुआ था। और इसमें क्या हुआ कि बाद में जो इनके लीडर थे अलोरी सीतारामा राजू, इनको कैप्चर कर दिया गया और बाद में इनको फांसी के ऊपर चढ़ा दिया गया 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म दामिन एको इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो दामिन एको शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। आपका ये ऑप्शन है सेटलमेंट ऑफ पहाड़ीज, तो पहाड़ियों की बस्तियों से रिलेटेड। B1 इज सेटलमेंट ऑफ संथाल्स, संथालों की बस्तियों से रिलेटेड। C1 इज सेटलमेंट ऑफ मुगल लिनेजेस, मुगल वंश की बस्तियों से रिलेटेड। या सेटलमेंट ऑफ अफगान बंगालीज, दैट इज अफगान बंगालियों की बस्ती से रिलेटेड। तो देखिए दामिन एको ये जो ये लैंड थी, ये भूमि थी संथाल्स की, सेटलमेंट ऑफ संथाल से रिलेटेड ये जो है आपका ये चीज है। ऑप्शन बी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप देखना संथाल जो ये जो ट्राइब्स हैं ये बंगाल में आई थी 1780 में। जमींदार जो थे उनके द्वारा इनको हायर किया जाता था, इनको दिहाड़ी पे रखा जाता था ताकि रिक्लेम किया जा सके लैंड और वो एक्सपेंड कर सके अपनी कल्टीवेशन, अपनी खेती बाड़ी को एक्सपेंड कर सके।
और ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा इनवाइटेड किया गया टू सेटल इन दी जंगल महल्स, और ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको देखिए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इनको इनवाइट किया कि आप जंगल महल्स में जो सेटल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए हैविंग फेल्ड टू सबड्यू द पहाड़ीज एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, ब्रिटिश टर्न टू दी संथाल्स। तो देखिए पहाड़ी ट्राइब भी होती थी, तो उनको मनाने में सफल होने के बाद जो है क्योंकि वो सेटल एग्रीकल्चरिस्ट नहीं बनना चाहते थे, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा संथाल्स को ले आया गया। पहाड़ीज के द्वारा देखिए पहाड़ीज भी जनजाति थी, इनके द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया था कि हम फॉरेस्ट को कट नहीं करेंगे और हम जो है प्लफिंग भी नहीं करेंगे और हम जो इस तरह से टर्बुलेंट ही रहेंगे। तो इसके बाद देखिए संताल जो थे बाई कॉन्ट्रास्ट अपीयर टू बी आइडियल सेटल, तो संताल जो जो ब्रिटिश ने लाया तो ये आइडियल सेटल थे, ये सेटल हुए, इनके द्वारा फॉरेस्ट को क्लियर किया गया और लैंड को के ऊपर हल भी चलाई के प्लफ किया गया काफी जोश के साथ, और संताल्स को गिवन किया गया लैंड और इनको जो मनाया गया ताकि ये सेटल हो सके इन दी फुटहिल्स ऑफ राजमहल। तो 1882 तक देखिए लार्ज जो एरिया था, लार्ज जो भूमि थी, इसको डिमार्केट किया गया एज दामिनेको। दिस वाज डिक्लेयर टू बी लैंड ऑफ द संथाल्स, दे वर टू लीव विद इन इट। तो इसको जो है संथालों की भूमि डिक्लेयर किया गया दामिनेको को, और इनको यहाँ पर रहना था और यहाँ पर इन्होंने हल चलाना था और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना था और सेटल जो है पीजेंट जो है बनना था। तो इस तरह से हम थोड़ा सा ध्यान रखना है दामिनेको के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द बाई वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर जो बाई वीकली था नेटिव ओपिनियन, तो निम्नलिखित में ऐसे किसने द्विसाप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र नेटिव ओपिनियन की स्थापना की थी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटिव ओपिनियन जो न्यूज़पेपर था विश्वनाथ नारायण मांडलिक जी का था। तो आप देखना विश्वनाथ नारायण मांडलिक जी का जो है नेटिव ओपिनियन जो है ये न्यूज़पेपर था। तो विश्वनाथ नारायण जो मांडलिक है 8 मार्च 1833 से 9 मई 1899 तक इनका जो है कार्यकाल, इनके जो है टेन्योर रहा धरती के ऊपर। तो ये देखिए एक इमिनेंट जो है बॉम्बे के सिटीजन थे, लॉयर थे, ऑथर थे और एक लीगल एक्सपर्ट थे ऑन हिंदू लॉ, और इनके द्वारा बाई वीकली जो है इंग्लिश में शुरू की गई थी नेटिव ओपिनियन 1864 में, और 16 कंट्रीब्यूटर थे इसके ये शुरुआती सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई रिगार्डिंग दी बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, जिसमें से आपने करेक्ट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आपने मार्क करना है। तो पहली स्टेटमेंट है इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय एंड लाला हरदयाल। तो इसकी स्थापना जो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और लाला हरदयाल ने की थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, 1915 में इसकी शुरुआत जो है वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। तो जहां पर वन नहीं है उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड वन इज इट वाज फॉर्म टू इंसाइट रिवेलियन अमंग इंडियन ट्रूप्स एंड टू ऑर्गेनाइज एंड आर्म्ड इन्वेजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसका गठन भारतीय सैनिकों के बीच विद्रोह भड़काने और ब्रिटिश भारत पर सशस्त्र आक्रमण का आयोजन करने के लिए जो किया गया था। तो दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट्स इसमें ठीक हो जाएगी। तो सी इज अवर राइट आंसर। तो ध्यान रखना आपने बर्लिन कमेटी जो थी इंडियन इंडिपेंडेंस की, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1915 में बाई वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता, लाला हरदयाल एंड अदर्स, और इसमें इनकी हेल्प की गई थी विद द हेल्प ऑफ जर्मन फॉरेन ऑफिस अंडर दी जिमेरवन प्लान। और ये जो रेवोल्यूशनरी थे, जो क्रांतिकारी थे, इनका जो एम था ये था कि मोबिलाइज करना इंडियन सेटलर्स को जो है मोबिलाइज करना एब्रोड, ताकि उनको सेंड किया जा सके, ताकि वहां से वॉलेंटियर सेंड किए जा सके और आर्म्स हथियार सेंड किए जा सके इंडिया में, ताकि इंसाइट किया जा सके रिवेलियन, एक विद्रोह जो है पैदा किया जा सके भारतीय सेना में, इंडियन ट्रूप्स में, और ऑर्गेनाइज किया जा सके एक आर्म इन्वेजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू लिबरेट द कंट्री। और एक जो आर्म इन्वेजन यानी कि एक जो है हमला जो है सैन्य हमला जो है ब्रिटिश भारत के ऊपर किया जा सके ताकि कंट्री को आजाद कराया जा सके। और ये जो इंडियन जो रेवोल्यूशनरी थे यूरोप में, इनके द्वारा सेंड किए गए मिशन टू बगदाद, पर्शिया पुराना नाम है आपके ईरान का, टर्की एंड काबुल, ताकि टू वर्क अमंग इंडियन ट्रूप्स एंड इंडियन प्रिजनर ऑफ वार्स एंड टू इंसाइट एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स अमंग द पीपल ऑफ दिस कंट्रीज। तो ध्यान रखना आपने, आपके लिए महत्वपूर्ण है बर्लिन कमेटी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1915 में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्ता और लाला हरदयाल के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखिए स्टेटमेंट्स दी गई रिगार्डिंग दी फरीजी मूवमेंट या फराजी आंदोलन, आप इसको बोलते हैं फराजी मूवमेंट या फ्रेजी भी कुछ ट्रांसलेट करते हैं इसको। तो जो फराजी तो मूवमेंट थी इस रिलेटेड कुछ एक स्टेटमेंट दी गई, इसमें यह फर्स्ट स्टेटमेंट मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय हाजी सतीउल्लाह। तो ये जो आंदोलन है इसकी स्थापना जो हाजी सतीउल्लाह के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही बात है, 1818 में हाजी सतीउल्लाह के द्वारा जो की गई थी। तो देखिए एक ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक थे, तो इनका ये था कि जो भी अन इस्लामिक प्रैक्टिस जो है इस्लाम धर्म में आ चुकी है उनको इरेडिकेट करना है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें दिया गया कि इट वाज एम टू इरेडिकेशन ऑफ सोशल इनोवेशंस ऑफ अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस अमंग द मुस्लिम्स। तो बिल्कुल सही बात है, इसका उद्देश्य था कि मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवविचारों या गैर इस्लामिक प्रथाओं का जो उन्मूलन करना था। इरेडिक्शन को हिंदी में बोलते हैं उन्मूलन। ओके, तो राइट हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो इसमें सही है। तो हम ध्यान रखना जो फराजी जो मूवमेंट थी ऑल्सो कॉल्ड द फरीदीज मूवमेंट,
इसका जो इम्फेसिस था ये बल देती थी ऑन द इस्लामिक पिलर्स ऑफ फेथ, और इसको फाउंड किया गया था भाई हाजी शक्तिउल्लाह इन 1818, और इसके सीन ऑफ एक्शन आपको ईस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। और इसका मेन एम था कि इरेडिक्शन करनी है सोशल इनोवेशंस और अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस कंट अमंग द मुस्लिम्स ऑफ द रीजन एंड ड्रॉज द अटेंशन टू देयर ड्यूटीज एंड मुस्लिम्स। और अंडर द लीडरशिप ऑफ द हाजी सन्स दादू मियां द मूवमेंट बिकम्स रेवोल्यूशनरी फ्रॉम 1814 और दादू मियां भी जो इसके लीडर थे। और बाकी आप इसी पॉज करके जो है एडिशनल पढ़ सकते हैं। और बाद में देखिए दादू मियां की डेथ होगी 1862 में, तो मूवमेंट जो है एक सिर्फ रिलीजियस मूवमेंट ही बन के रह गई 1862 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें आपसे पूछा गया दी कार्टेज सिस्टम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पायरेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनियल पावर इन इंडिया। तो भारत में निम्न में से किस औपनिवेशिक शक्ति द्वारा कार्टेज प्रणाली समुद्री डकैती के विरुद्ध सुरक्षा शुरू की गई थी। तो आपके ऑप्शन है पोर्टुगीज, बी डच, सी फ्रेंच या डी इंग्लिश। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टुगीज। पोर्टुगीज के द्वारा कार्टेज सिस्टम जो शुरू किया गया था। तो पोर्टुगीज थ्रेटन डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रेड बाय वायलेंस अनलेस देयर प्रोटेक्शन कार्टेज वाज बॉट। तो देखिए कार्टेज सिस्टम में क्या होता था, पोर्टुगीज जो है एग्जैक्टेड करते थे मनी फ्रॉम द ट्रेडर्स एज अ प्राइस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट दे टर्म एज पायरेसी। तो समुद्री लुटेरों से या डकैती से बचाने के लिए जो है ट्रेडर्स से जो है प्राइस लेते थे प्रोटेक्शन का। बट ये ज्यादातर ये जो पायरेसी थी ये पोर्टुगीज फ्री वोटर्स के द्वारा ही खुद ब खुद जो है की जाती थी। तो होल सिस्टम जो है एक ब्लेंटेंट प्रोटेक्शन रैकेट था। और देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 5 जो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं ये भारत आई थी, उसमें पोर्टुगीज है, उसका डच, ब्रिटिशर्स, डेनीज एंड फ्रेंच। तो यहाँ पर इंग्लिश भी है, डेनीज यहाँ पर नहीं है, तो डेनीज भी मैं लिख देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपका रिवीजन दोबारा से करा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो है पोर्टुगीज जो है भारत आए थे 1498 में, आए सबसे पहले थे और गए सबसे लास्ट में थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर डच यानी कि नीदरलैंड्स वाले जो है 1596 में आए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स आए थे 1608 में तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आए थे डेनीज, डेनमार्क वाले 1616 में, और सबसे लास्ट में आए थे आपके फ्रेंच 1664। और अगर हम पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो पोर्टुगीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1502 में सेटअप हो गई थी। अगर हम डच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें जो दूसरे नंबर पे आए थे, तो इनकी जो है 1602 में सेटअप हो गई थी। और ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो आपकी 1599 में ही सेटअप हो गई थी, यानी कि ब्रिटिशर्स के भारत आने से पहले ही इनकी कंपनी जो है सेटअप हो गई थी। और डेनीज की अगर हम बात करें तो इनकी कंपनी भी 1616 में सेटअप हुई थी, और फ्रेंच की भी 1664 में कंपनी सेटअप हुई थी। तो एडवेंट में आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले पोर्टुगीज आए 1498 में, उसके बाद डच आए 1596 में, और ब्रिटिशर्स आए 1608 में, और डेनीज आए 1616 में, और फ्रेंच आए 1664 में। लेकिन कंपनी की स्टेब्लिशमेंट में आप ध्यान रखना कि पोर्टुगीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1502 में सेटअप हुई। दूसरे नंबर पे फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में सेटअप हुई है। तीसरे नंबर पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आप इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी लेक्चर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी एचपी हाई कोर्ट का जो है पेपर हुआ जिसमें पूछा गया था कि इकोनॉमिक जो ड्रेन थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई थी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका कब गए थे, तो महात्मा गांधी जी देखिए 24 मई 1893 को जो है दादा अब्दुल्ला करके जो है एक इनके जो है क्लाइंट थे, इनके केस से रिलेटेड जो है महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका गए थे। दादा अब्दुल्ला से रिलेटेड, दादा अब्दुल्ला के केस से रिलेटेड 24 मई 1893 को महात्मा गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को जो है डिस्कवर किया। और प्रश्न ये पूछा गया था कि 100th एनिवर्सरी जो है महात्मा गांधी जी की साउथ अफ्रीका आने पे साउथ अफ्रीका ने कब सेलिब्रेट की, तो इसमें 100 अगर आप ऐड कर लेंगे तो 1993 हो जाएगा, और मई 1993 उसमें राइट आंसर था आपका। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पूछे जाते हैं। आप इसी तरह से जो हमारे जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए, इससे आपको जो एग्जामिनेशन में जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।